Hello guys, welcome back again. In this topic, we are going to study plant feature topic in that is C4 cycle. ठीक है, C2 साइकिल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. तो जैसा कि C4 साइकिल में आप पता होगा आपको, इसके अनदर नाम जो होते हैं, एक होता है आपको पता हो तो हैच एंड स्लैक साइकिल जो साइंटिस्ट के नाम पे है. दूसरा ऐसे हम बोल सकते हैं DCA साइकिल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ठीक है, तो DCA साइकिल भी इसे कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा C2 साइकिल में जो फर्स्ट जो स्थायी उत्पाद बनता है वो 2 कार्बन का होता है. तो यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट आए कॉट्सचैक नाम के. सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे कॉट्सचैक नाम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने सबसे पहले बताया कि ये गन्ने की पत्तियों पे स्टडी कर रहे थे. ठीक है, और सेकेरम ऑफिसिनेरम पे स्टडी कर रहे थे. और इस पे बताया कि जब इसमें डार्क रिएक्शन चलती है तो उसका जो स्थायी उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन का बनता है. ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया. तो सबसे पहला साइंटिस्ट कौन थे? कॉट्सचैक थे. इसके बाद में जो अनदर साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इस पे विस्तृत अध्ययन किया है वो थे हैच एंड स्लैक साइकिल. हैच एंड स्लैक जिन्होंने इस पे गन्ने और मक्का की पत्तियों पे इसका अध्ययन किया, इस वजह से उनका नाम पड़ा इस चक्र का हैच एंड स्लैक साइकिल. किस पे किया है? प्लांट के नाम भी ध्यान रखना, गन्ने और मक्के की पत्तियों पे अध्ययन किया इन्होंने. और इन्होंने पाया कि पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है, जैसा कि कॉट्सचैक ने बताया था कि 4 कार्बन का बनता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. ठीक है, इसीलिए इस चक्र का नाम पड़ गया C4 साइकिल. अब यहाँ पे C3 साइकिल से कैसे डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनकी दक्षता बहुत अच्छी होती है, प्रकाश श्वसन नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं होता है. साथ में इनमें एक इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स, उनमें एक क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है? पत्तियों में विशेष जो व्यवस्था होती है उसे हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी. यानी कि संवहन बंडल के चारों तरफ जो कोशिकाएं मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी? ये मान लीजिए वेस्कुलर बंडल है आपका, इसके चारों तरफ जो सबसे पहले कोशिका मिलेगी वो क्या होगी? बंडल शीथ कोशिकाएं. कौन सी? बंडल शीथ कोशिकाएं मिलेंगी. और बंडल शीथ से बाहर की तरफ आपको मिलेगी मीजोफिल सेल. और दोनों में ही अलग अलग खासियत है और दोनों की विशेषता मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा. देखिए, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है. जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना में आप देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा? ग्रेना मिलेगा, लेकिन छोटा होगा. साइज कैसी होती है उसकी? साइज में स्मॉल होता है. दूसरा यहाँ पे देखने को मिलता है मीजोफिल सेल में क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है, और क्योंकि यहाँ पे रूबिस को एब्सेंट रहता है. ठीक है, जबकि यहाँ पे रूबिस को क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा. कौन सी सेल में? बंडल शीथ में. तो ये ध्यान रखना. और इसी जो व्यवस्था को क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं कि दोनों जो पत्तियां होती हैं वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो पहली लेयर मिलेगी वो उसे हम बंडल शीथ कहेंगे, और फिर बाहर की तरफ मीजोफिल सेल्स. तो दोनों में ही अलग अलग साइकिल चलते हैं. अगर हम बंडल शीथ की कहें तो इसमें C3 साइकिल चलेगा, जबकि यहाँ पे C4 चलेगा. ठीक है, तो दोनों की सहभागिता से यहाँ पे CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है. अब देखिए, बात करें यहाँ पे जो ग्रेना मिलेगा आपका वो कैसा? क्लोरोप्लास्ट कैसा मिलेगा? यहाँ पे अग्रेनल टाइप का मिलेगा क्लोरोप्लास्ट. साथ में ये कैसा होगा? बड़ा होगा. साइज में कैसा होगा? बड़ा होगा. और यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम उपस्थित होता है. तो C3 साइकिल जहाँ पे चलेगा वहाँ पे क्या होगा? रूबिस्को प्रेजेंट होता है. जबकि जहाँ पे C4 साइकिल एक्टिवेट है मीजोफिल सेल में, वहाँ पे रूबिस को आपका प्रेजेंट नहीं होता है.
रूबिस को क्या होता है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। इस एंजाइम की खासियत यह होती है कि ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है। जिसकी ज़्यादा सांद्रता होगी उसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी दिखा सकता है और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी दिखा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो व्यवस्था है इसे हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। इसकी वजह से इनकी दक्षता बढ़ जाती है, वो हम देखेंगे कि क्यों बढ़ती है। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो कार्बन को ग्रहण करता है सबसे पहले CO2 को, वो होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो 3 कार्बन का होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि C4 साइकिल में CO2 को ग्रहण करने वाला पहला कौन होगा उत्पाद, तो वो है आपका क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। अब यहाँ पे CO2 आ रही है वातावरण से। ठीक है, इसके साथ जुड़ी एक कार्बन CO2 का और यहाँ के 3 कार्बन, ये दोनों मिलके बना देते हैं आपके 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ पे पेप्कीज नाम का एक एंजाइम आता है जो इसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो क्या बना देगा, कन्वर्ट कर लेगा खुद को मैलिक एसिड में। ठीक है, अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा, लेकिन वो इतने इजीली नहीं बनाएगा। उसमें आपको एनर्जी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे NADPH2 आपको खर्च करने पड़ेंगे और ये क्या बनाएंगे खर्च करके, NAD+। ठीक है, तो ये मैलिक एसिड जब बन जाएगा तो मैलिक एसिड ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बंडल शीथ सेल में। तो ये ट्रांसफ़र हो गया है मैलिक एसिड। ओके, और जब मैलिक एसिड को तोड़ा जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा, उसे कन्वर्ट किया जाएगा, तब मैलिक एसिड क्या बना देगा, CO2 मुक्त करेगा। ठीक है, और CO2 मुक्त करके अभी इसमें कितने कार्बन चल रहे हैं, अभी भी 4 कार्बन चल रहे हैं इसमें। एक CO2 मुक्त हो गया है, वो चला जाएगा आपकी बंडल शीथ कोशिकाओं में, कौन से साइकिल में, C3 साइकिल में प्रवेश कर जाता है। ये C3 साइकिल में प्रवेश कर गई है ये CO2। ठीक है, जबकि जो अब ये मैलिक एसिड में से एक CO2 निकल गया, एक कार्बन निकल गया, अब ये बनाएगा 3 कार्बन का प्रोडक्ट जो यहाँ से किस में आ जाता है, मीजोफिल सेल में, जिसका नाम होता है पाइरूविक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी बनती है अब की बार। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का निर्माण होगा अब की बार किससे, NAD+ से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बना है 4 कार्बन का प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और ये कन्वर्ट हुआ है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में भी 4 कार्बन है और इस दौरान एनर्जी क्या हुई है, हमने दी है। लेकिन मैलिक एसिड जब कन्वर्ट होगा पाइरूविक एसिड में, उस टाइम पे एनर्जी बन जाएगी और मैलिक एसिड से एक CO2 जो मुक्त होगा वो बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल को चलाएगा। ठीक है, इसीलिए इन प्लांट की कैपेसिटी होती है, अगर ज़्यादा CO2 की मात्रा होती है तो उसे पंप कर दिया जाता है बंडल शीथ सेल में। इसीलिए ज़्यादा CO2 की मात्रा में भी ये कैसे रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, काम कर पाते हैं, ज़्यादा दक्ष होते हैं। ठीक है, अब देखिए पाइरूविक एसिड यहाँ पे आ गया है। अब ये कितना कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। अब ये इसमें एक और एंजाइम आएगा यहाँ पे, पाइरूवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, जो कि कैसा है, ये एक ताप संवेदी एंजाइम है। कैसा है, ये एक ताप संवेदी एंजाइम है। इसकी कैपेसिटी होती है, ये ATP को AMP में बदलता है। ठीक है, ATP को किस में बदल देता है, इतने उच्च हाई टेम्परेचर पे भी ATP को कन्वर्ट कर देता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, अब यहाँ से जो यहाँ पे हमने एनर्जी वेस्ट की है और इसका एक फॉस्फेट पाइरूविक एसिड से अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रकाश श्वसन होगा कि नहीं, नहीं, देखिए यहाँ पे प्रकाश श्वसन नहीं होता है।
ये कैसे होते हैं? दक्ष होते हैं, ज़्यादा दक्ष माने जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी रूप से ये दक्ष माने जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा CO2 की मात्रा में उच्च प्रकाश हो या फिर उच्च CO2 की सांद्रता हो, उसमें भी ये कैसे होते हैं? एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा CO2 को क्या कर देते हैं? ये पंप कर देते हैं बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में वहाँ पे क्या होती है? C3 साइकिल में वो कंज्यूम हो जाती है और CO2 का स्थिरीकरण हो जाता है। तो इस पूरे चक्र में आपकी जो खर्च होगी एनर्जी, तो C4 साइकिल में एक अणु ग्लूकोज के उत्पादन के लिए कितनी आपको शक्ति है, वो स्वांगीकारी शक्ति कितनी चाहिए आपको? देखिए मैं बता देता हूँ, 12 तो आपको NADPH2 चाहिए, ठीक है, और साथ में 30 ATP चाहिए। तो इस तरह से टोटल मिला के आपको 66 ATP एक अणु ग्लूकोज को C4 प्लांट में एक अणु ग्लूकोज के उत्पादन के लिए 66 ATP आपको चाहिए। अब तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं वापस से एक बेसिक सा रिपीट कर देता हूँ कि कॉर्टसैक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि डार्क साइकिल जब चलता है गन्ने में तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद में हेचेंस स्लैक आए, उनके नाम पर ही इस साइकिल का नाम रखा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे जो ज़्यादातर C4 प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रेमिनी और साइप्रेसी फैमिली के सदस्य होते हैं, मोनोकोट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर C4 प्लांट कैसे होते हैं? मोनोकोट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डाइकोट में नहीं मिले। डाइकोट में देखिए नीचे लिख रहा हूँ मैं, जैसे डाइकोट में बात करें हम तो ये चीनोपोडियम में भी मिल जाते हैं, यूफोर्बिया में भी मिल जाते हैं जो साइकिल मिलता है ये, ठीक है। बोराविया में भी ये डाइकोट प्लांट में भी यहाँ पे C4 साइकिल चलता है। जबकि मोनोकोट की बात करें तो आपकी एवेना है, बाजरा है, ठीक है, मक्का है, इनमें भी आपकी C4 प्लांट साइकिल चलता है। जबकि गेहूं और जो मोनोकोट होते हुए भी उनमें C4 साइकिल नहीं चलता। ये कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में मैं साइकिल को रिपीट कर दूं। क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है C4 साइकिल में। सबसे पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। CO2 को ग्रहण करने वाला जो होता है वो कौन होता है? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड से CO2 जो मुक्त होगी वो C3 साइकिल में चली जाती है। दैट्स इट. I hope this will be all about C4 cycle. If you have any problem then come.